हेलो स्टूडेंट्स, रवि एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके स्टडी मटेरियल का लाइन बाय लाइन गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो है ब्रिटिश भारत में पारित हुए विभिन्न अधिनियमों को एकदम जीरो टू एडवांस लेवल तक समझना। बिल्कुल। और 1813 के चार्टर एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक का जो ये पूरा सफर है ना, हाँ, जो कि बहुत लंबा सफर है। जी, तो इस सफर को हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि एक अनुभवी शिक्षक के तौर पर मैं अक्सर देखता हूं कि स्टूडेंट्स इन्हें सिर्फ इतिहास मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ इतिहास नहीं है। मतलब ये हमारे वर्तमान संविधान की नींव भी है ना? एकदम सही कह रही हैं आप। और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें, जैसे रेलवे, एसएससी या जेपीएससी, तो उनके लिए एकदम हाई यील्ड टॉपिक है। मतलब यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। तो ओके, चलिए इसे डीकोड करते हैं। सबसे पहले 1813 के चार्टर्ड एक्ट से शुरुआत करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, यानी उनकी मोनोपोली, राइट, वो मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी। सिर्फ चाय और चीन के साथ उनका व्यापार बचा रहा था। अगर मैं इसे आज के हिसाब से सोचूं तो ये ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो जिसकी पूरे देश में मोनोपोली हो। हम जैसे कोई एक ही कंपनी सब कंट्रोल कर रही हो। बिल्कुल। और अचानक सरकार एक कानून पास करे और कहे कि भाई अब आपका वीआईपी पास छिन गया है, अब बाजार में दूसरी कंपनियां भी आएंगी, बस चाय के बिजनेस पर आप अपना कब्जा रख सकते हैं। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी एक्ट में ब्रिटिश क्राउन की जो संप्रभुता थी, मतलब सॉवरेनिटी, राइट, वो भी स्थापित हो गई थी। मतलब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन असली बदलाव तो शायद 1833 वाले एक्ट में आया था ना। जी, 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें जो चाय और चीन वाला एकाधिकार था ना, वो भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया। मतलब कंपनी अब सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा बनकर रह गई थी, व्यापार एकदम बंद। बिल्कुल। और इस एक्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा थी, धारा 87। इसे स्टूडेंट्स आने वाली परीक्षाओं के लिए एकदम महत्वपूर्ण मार्क करें। अच्छा, ऐसा क्या खास था इस धारा 87 में? देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि भारतीयों को धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर प्रशासन से वंचित नहीं किया जाएगा। अरे वाह, मतलब कागज पर तो ये बहुत ही प्रगतिशील लग रहा है, एक तरह से आज के आर्टिकल 15 जैसा। कागज पर प्रगतिशील था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। अंग्रेजों का इरादा किसी भारतीयों को उच्च पद देने का नहीं था। लेकिन इसका फायदा आगे चलकर मिला होगा। बिल्कुल। आगे चलकर जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने यही धारा अंग्रेजों के मुंह पर मारी। उन्होंने कहा कि भाई, आपने ही तो 1833 में वादा किया था कि भेदभाव नहीं होगा, तो फिर प्रशासन में भारतीय क्यों नहीं है? समझ गए। मतलब ये सीधे PYQ में पूछा गया है कि किस एक्ट ने भारतीयों को प्रशासन का हिस्सा बनने का रास्ता दिखाया। जी, ये सीधे PYQ में आता है। पर इसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 1833 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 1858 में पूरी सत्ता ही पलट गई? मेरा इशारा 1857 की क्रांति की ओर है। 1857 के उस महाविद्रोह ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। उन्हें समझ आ गया था कि इतने बड़े देश को अब किसी व्यापारिक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर 1858 के भारत शासन अधिनियम में उन्होंने शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर लिया। एकदम। और यहीं पे जो पदनाम था ना, वो बदल गया। गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गया। वाइसराय मतलब सीधा राजा का प्रतिनिधि, और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय बने थे, है ना? जी, लॉर्ड कैनिंग। और साथ ही लंदन में एक भारत के राज्य सचिव का नया पद बनाया गया, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई गई। पर यहाँ मुझे एक अजीब सा विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ 1858 में ब्रिटिश संसद सारी ताकत अपने हाथ में ले रही है, मतलब भयंकर केंद्रीकरण कर रही है। राइट। और फिर तुरंत 3 साल बाद 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हम देखते हैं कि मद्रास और बंबई को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दी जा रही हैं। मतलब विकेंद्रीकरण की शुरुआत। राइट। इतनी जल्दी सत्ता मुट्ठी में बंद करके फिर तुरंत बांटने की नौबत क्यों आ गई? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों को 1857 से एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था। कैसा सबक? उन्हें समझ आ गया था कि आप लंदन या कलकत्ता के बंद कमरों में बैठकर इतने बड़े देश के लिए नीतियां नहीं बना सकते। जमीन पर लोगों में क्या गुस्सा है, ये जानने के लिए उन्हें कुछ स्थानीय भारतीयों की जरूरत थी। अच्छा, मतलब एक तरह से सेफ्टी वॉल्व चाहिए था उन्हें। बिल्कुल, सेफ्टी वैल्व।
इसीलिए 1861 में पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई और मद्रास तथा बंबई को शक्तियां वापस देकर उन्होंने थोड़ा स्थानीय रंग देने की कोशिश की। और स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। 1861 में ही वायसराय को 6 महीने तक के लिए अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मिली थी। जी, और स्टूडेंट्स इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम रट लें। अध्यादेश की शक्ति 1861 में मिली। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। ये दोनों फैक्ट्स बार बार पूछे जाते हैं। अब जब भारतीयों को परिषदों में एंट्री मिल गई तो जाहिर सी बात है वो चुपचाप तो बैठने वाले थे नहीं, उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। बिल्कुल, जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए तो अंग्रेजों पर दबाव बना और इसी का नतीजा था 1892 का अधिनियम। जहां से बजट पर बहस का सफर शुरू होता है, राइट? जी, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था, बजट पर बहस करने का अधिकार। हाँ, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पर इसमें भी एक पेच था ना, शायद 6 दिन की पूर्व नोटिस देनी पड़ती थी। बिल्कुल, 6 दिन का नोटिस। और सबसे बड़ी बात, आप मतदान नहीं कर सकते थे और ना ही पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। मतलब ये तो बिल्कुल आज के समय की किसी ऑनलाइन मीटिंग की तरह हो गया। कैसे भला? मतलब जहां आपको मीटिंग में बुला तो लिया गया है, लेकिन आपका माइक म्यूट है। आप बोल सकते हैं पर पलटकर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। अधिकारी ने जो जवाब दे दिया, आपको बस सुनना पड़ेगा। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही था। आप बहस कर सकते थे, लेकिन सरकार को एक भी रुपया खर्च करने से रोक नहीं सकते थे। इसी बात ने शायद आगे चलकर गुस्सा बढ़ाया। और फिर हम देखते हैं 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया और शायद बजट पर प्रस्ताव लाने का भी। जी, और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, मतलब जो असली पावर वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें शामिल किया गया। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एकदम सही। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले विधि सदस्य बने। ये नाम PYQ में बहुत बार आता है। लेकिन 1909 के एक्ट में एक बहुत ही खतरनाक चीज भी थी। आप बांटो और राज करो वाले बीज की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे खतरनाक कदम था। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। मतलब आज के आरक्षण से ये कैसे अलग था? देखिए, आज अगर कोई सीट आरक्षित होती है तो चुनाव में वोट सभी लोग देते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 1909 के पृथक निर्वाचन में ऐसा नहीं था। वहां अगर कोई सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी तो उस पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को ही था। बाप रे! मतलब समाज में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई। 1909 के एक्ट से ही ये विभाजन शुरू हुआ था। और ये जहर फिर आगे और फैलता गया। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें ये सांप्रदायिकता कैसे आगे बढ़ी? 1919 में अंग्रेजों ने इस पृथक निर्वाचन को और बढ़ा दिया। अब सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए भी इसे लागू कर दिया गया। और 1919 में ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव भी शुरू हुए थे ना? जी, और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आई, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। लेकिन 1919 के एक्ट की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है प्रांतों में द्वैध शासन, जिसे डायरकी कहते हैं। बिल्कुल, प्रांतों में द्वैध शासन। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये जो द्वैध शासन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। अच्छा, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। जी, जो महत्वपूर्ण विषय थे, जी, जैसे पुलिस, वित्त यानी पैसा, जी, वो सब उन्होंने आरक्षित रखे। मतलब ये सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। हाँ, और जो कम महत्व वाले या जिम्मेदारी वाले विषय थे, जी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जी। वो उन्होंने भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए। तो अगर कोई भारतीय कृषि मंत्री है और उसे किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो उसे पैसा चाहिए होगा। बिल्कुल। और पैसा कहाँ है? वित्त विभाग में, जो कि अंग्रेज अधिकारी के पास है। एकदम सही। तो जब भारतीय मंत्री पैसे मांगने जाएगा तो अंग्रेज अधिकारी मना कर देगा, काम नहीं होगा।
और फिर चुनाव में जनता किस पर गुस्सा करेगी? जाहिर है भारतीय मंत्री पर, क्योंकि कृषि तो उसका विभाग था। ये तो बहुत ही शातिर फंदा था। मतलब जिम्मेदारी दे दी पर पावर और पैसा नहीं दिया। बिल्कुल, यही द्वैध शासन था। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी में हुआ था, और ये इतना फेल हुआ कि इसके बाद सीधे 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जो कि बहुत ही विशाल दस्तावेज है। जी, 1935 का एक्ट हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है। इसमें संघात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की बात की गई। पर इसमें द्वैध शासन को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है एग्जाम्स में। हाँ, और यही सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला PYQ है। स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुने। 1935 में उन्होंने क्या किया कि प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया। अच्छा, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी। जी, और उस द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया। मतलब केंद्र में द्वैध शासन 1935 में आया और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में। एकदम स्पष्ट, इसे ऐसे याद रखना है। इसके अलावा 1935 के एक्ट से ही RBI की स्थापना हुई। और शायद 1937 में एक संघीय न्यायालय भी तो बना था ना? जी हाँ, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर थे। मॉरिस गुएर, ओके। और इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया और सिंध तथा उड़ीसा नए प्रांत बने। ये सारी चीजें हमारे आज के ढांचे से बहुत मिलती जुलती हैं। और फिर इसके बाद अंततः आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। और जो वायसराय का पद था वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि वायसराय तो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था। उसकी जगह डोमिनियन राज्यों के लिए गवर्नर जनरल का पद बना। और एक बहुत बड़ी बात, भारत का सम्राट शब्द भी शाही उपाधि से हटा दिया गया था ना? जी, वो मानसिक गुलामी का प्रतीक था, उसे हटा दिया गया। क्या बात है। 1813 से लेकर 1947 तक का ये सफर वाकई बहुत कुछ सिखाता है। जी बिल्कुल। जाते जाते आज के इस चर्चा से मैं एक विचारणीय प्रश्न आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि आज के हमारे संविधान का इतना बड़ा हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। जरा सोचकर देखिएगा कि आजादी के बाद भी हमने ब्रिटिश ढांचे को इतनी गहराई से क्यों अपनाया। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो हमारी मजबूरी थी या उस ढांचे में कोई ऐसी बात थी जो नए भारत के लिए जरूरी थी? इस पर खुद रिसर्च जरूर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, परीक्षा के लिए इन अधिनियमों के जो PYQs हमने बताए हैं उन्हें जरूर फोकस करें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये गहन विश्लेषण आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। सभी स्टूडेंट्स को मैं याद दिला दूं कि वे इन नोट्स का बार बार रिवीजन करें, अपनी पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखें। रवि एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।